हमद के लग़वी मानी क्या है। हमद के लग़वी मानी क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका हो जाएगा खुदा की तारीफ़, यानी कि हमद खुदा की तारीफ़ को कहते हैं। इसका मानी हो जाएगा खुदा की तारीफ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नात किसे कहते हैं। नात किसे कहते हैं, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को ही क्या कहा जाता है, नात कहा जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को नात कहा जाता है। अगला है मनक़बत किसे कहते हैं, तो बुज़ुर्गान दीन और औलिया अल्लाह हज़रात की तारीफ़ व तौसीफ़ को ही क्या कहा जाता है, मनक़बत कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क़सीदा किसे कहते हैं, तो जिस नज़्म में शायर किसी बादशाह वक्त की तारीफ़ व तौसीफ़ इनाम की लालच में करता है, यानी कि जिस नज़्म में किसी बादशाह यानी कि जिस उस वक्त के बादशाह की तारीफ़ व तौसीफ़ की जाती है ताकि उसे इनाम दी जाए, तो उसी को कसीदा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल के मुसन्निफ़ कौन है, यानी कि इसके राइटर कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो शबनम कमाली, यानी कि हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल के राइटर जो है मुसन्निफ़ है वो शबनम कमाली है। आगे बढ़ते हैं। आगे है शबनम कमाली का ताल्लुक़ किस रियासत से है। रियासत मतलब होता है किस सूबा यानी कि स्टेट, तो शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार यानी कि बिहार रियासत से उसका ताल्लुक़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे शबनम कमाली का असल नाम क्या है। शबनम कमाली का असल नाम क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। मुस्तफ़ा रज़ा शबनम कमाली का असल नाम है। आगे है शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है। तखल्लुस मतलब टाइटल, तो शबनम कमाली का जो तखल्लुस है वो शबनम है। ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है शबनम कमाली कब पैदा हुए। शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे 22 जुलाई 1938 को शबनम कमाली पैदा हुए थे। 22 जुलाई 1938। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, तो बिहार सूबा के सीतामढ़ी जिला के गांव का नाम है पोखरेरा गांव में पैदा हुए थे, यानी कि बिहार सूबा के सीतामढ़ी जिला के पोखरेरा गांव में शबनम कमाली की पैदाइश हुई थी। अगला क्वेश्चन है शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2006 ईस्वी में, यानी कि 2006 ईस्वी में शबनम कमाली का इंतकाल हुआ था। क्वेश्चन है भाभी जान क्या है। भाभी जान क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों भाभी जान एक अफसाना है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो भाभी जान क्या है, तो ध्यान रखेंगे अफसाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अफसाना भाभी जान के मुसन्निफ़ कौन है। मुसन्निफ़ मीन्स होता है राइटर, यानी कि लेखक लिखने वाला। तो अफसाना भाभी जान के जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं सुहेल अज़ीम आबादी। सुहेल अज़ीम आबादी अफसाना भाभी जान के मुसन्निफ़ हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है उर्दू में सबसे पहले मुख्तसर अफसाने की बुनियाद किसने डाली। उर्दू में सबसे पहले मुख्तसर अफसाने की बुनियाद किसने डाली, तो आप ध्यान रखेंगे सज्जाद हैदर यल्दरम। सज्जाद हैदर यल्दरम ने ही उर्दू में सबसे पहले मुख्तसर अफसाने की बुनियाद डाली थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उर्दू का पहला अफसाना का नाम क्या था। उर्दू का जो पहला अफसाना है उसका क्या नाम था, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये है नशे की पहली तरंग। ये नशे है, ध्यान रखेंगे नशे की पहली तरंग। तो ध्यान रखेंगे उर्दू का जो पहला अफसाना था उसका नाम था नशे की पहली तरंग। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर सवाल है उर्दू का पहला अफसाना कब शाये हुआ। उर्दू का पहला अफसाना कब शाये हुआ, यानी कि पब्लिश हुआ, कब वो छपा, तो इसका जो राइट आंसर होगा सही आंसर होगा 1900 ईस्वी में। तो 1900 ईस्वी काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे 1900 ईस्वी में उर्दू का पहला अफसाना शाये हुआ था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है अली महमूद का अफसाना छाँव कब शाये हुआ। तो ध्यान रखेंगे अली महमूद का अफसाना का नाम क्या था, छाँव था, और ये शाये हुआ था 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में अली महमूद का अफसाना छाँव शाये हुआ था। चलिए सातवां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सातवां नंबर सवाल कह रहा है मुंशी प्रेमचंद के अफसाने मंजर आम पर कब आने लगे। यहाँ पे लगे है,
तो मुंशी प्रेमचंद का जो अफसाना था वो मंजर आम पर कब आने लगा था? तो इसका जो सही आंसर होगा 1907 ईस्वी में, यानी कि 1907 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद का जो अफसाना था वो मंजर आम पर लोगों के बीच आने लगा था। चलिए 8वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर सवाल कह रहा है सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुहेल अजीम आबादी का जो असल नाम है वो सैयद मुजीबुर रहमान है। तो ध्यान रखेंगे, सैयद मुजीबुर रहमान सुहेल अजीम आबादी का असल नाम है। 9वां नंबर सवाल है सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश पटना में हुई। ध्यान रखेंगे आप, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश पटना में हुई थी। चलिए 10वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, टॉपर मिशन को, क्योंकि यहाँ पे उर्दू की पूरी तैयारी कराई जाएगी। चलिए 10वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल है सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? तो सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश हुई थी 1911 ईस्वी में। अगला सवाल है सुहेल अजीम आबादी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? तो सुहेल अजीम आबादी एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ पे है उनके वालिद के इंतकाल के वक्त उनका उम्र क्या था? यानी कि सुहेल अजीम आबादी के वालिद का जब इंतकाल हुआ था तो उस वक्त सुहेल अजीम आबादी का उम्र क्या था? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है 1 साल था, उस वक्त उसकी जो उम्र थी वो 1 साल थी। चलिए 13वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13वां नंबर सवाल है उनका आबाई वतन कहाँ है? यानी कि जहाँ पे वो पैदा हुए थे उनका आबाई वतन वो कहाँ है? तो शाहपुर भदोल, ये गांव का नाम है शाहपुर भदोल, ये पटना जिला में पड़ता है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए 14वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 14वां नंबर सवाल है सुहेल अजीम आबादी ने अफसाना निगारी के साथ किसकी मुलाजमत अख्तियार की? सुहेल अजीम आबादी एक अफसाना निगार भी थे, साथ ही साथ वो क्या थे? तो ऑल इंडिया रेडियो में वो मुलाजमत यानी कि नौकरी भी करते थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सुहेल अजीम आबादी ने रोज़नामा उर्दू अखबार किस नाम से निकाला? सुहेल अजीम आबादी एक अखबार निकाला था जो रोज़ पब्लिश होता था, रोज़ छपता था, तो उसका जो नाम था वो साथी था। साथी नामक अखबार, उर्दू अखबार वो छापा था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जो साथी नामक रोज़नामा उर्दू अखबार वो निकाला था। चलिए 16वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 16वां नंबर सवाल है सुहेल अजीम आबादी के 3 अफसानवी मजमूए कौन कौन से हैं? सुहेल अजीम आबादी वैसे तो बहुत सारे अफसाने लिखे थे, लेकिन उनमें से जो 3 हैं वो हैं ओलाओ, 4 चेहरे और आदमी के रूप। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओलाओ, 4 चेहरे और आदमी के रूप, ये 3 अफसानवी मजमूए हैं। चलिए 17वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17वां नंबर सवाल कह रहा है सुहेल अजीम आबादी के एक नोवेल का नाम क्या है? सुहेल अजीम आबादी के एक नोवेल का नाम क्या है? तो सुहेल अजीम आबादी का जो एक नोवेल है उसका नाम है बेजड़ के पौधे। बेजड़ के पौधे, ये सुहेल अजीम आबादी का एक नोवेल है। तो ये सवाल काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए 18वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 18वां नंबर सवाल है सुहेल अजीम आबादी के अफसानों की तादाद कितनी है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए सवाल है। तो सुहेल अजीम आबादी के अफसानों की तादाद 125 है, यानी कि 125 अफसाने उन्होंने लिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? तो पैदा लिए थे 1911 में और इंतकाल हुआ था 1980 ईस्वी में। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। चलिए 20वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर सवाल कह रहा है अफसाना भाभीजान का मरकज़ी किरदार कौन है? अफसाना भाभीजान का मरकज़ी किरदार कौन है? तो इसमें जो है किरदार वो रुकैया भाभी निभा रही है, यानी कि रुकैया भाभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है रुकैया भाभी कॉलेज में क्या थी? रुकैया भाभी कॉलेज में क्या थी? तो आप ध्यान रखेंगे वो एक लेक्चरर थी, यानी कि वो लेक्चरर थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। चलिए 22वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 22वां नंबर सवाल कह रहा है सुहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था? सुहेल अजीम आबादी का जो अफसाना था उसका पहला जो मजमुआ था उसका नाम था 4 चेहरे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। चलिए 23वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 23वां नंबर सवाल है 4 चेहरे कब शाये हुआ? 4 चेहरे जो कि सुहेल अजीम आबादी का पहला अफसाना था,
अफसानवी मजमुआ था। तो ये जो है शाये हुआ था 1934 ईस्वी में। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। चलिए 24वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 24वां नंबर सवाल है, रुकैया भाभी को कॉलेज में लेक्चरर के लिए कितने रुपये माहवार मिलते थे? यानी रुकैया भाभी को कॉलेज में जो लेक्चरर थी उसके लिए एक महीने में उसको कितने रुपये मिलते थे? तो उसको 400 रुपये दिया जाता था, यानी कि 400 रुपीज़ उसको मिलता था एक महीना में। चलिए 25वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर सवाल है, सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? सुहेल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम जो है वो किस मदरसे में हुई? तो भदोली गांव जहाँ पैदा हुए थे वहीं के एक मदरसे में उसकी इब्तदाई तालीम हुई थी। तो बढ़ते हैं 26वां नंबर सवाल पे। 26वां नंबर सवाल कह रहा है, रुकैया भाभी के देवर का नाम क्या था? रुकैया भाभी जो थी उसका देवर का नाम अख्तर था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो ध्यान रखेंगे। रुकैया भाभी के देवर का नाम क्या था? जो इस बुक में दिया हुआ वो अख्तर था। अगला सवाल है, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्चा खुद बर्दाश्त करती थी? तो शम्मी नाम का एक लड़की थी, उसी का खर्च जो है वो रुकैया भाभी अदा करती थी, क्योंकि ये काफ़ी गरीब लड़की थी। चलिए 28वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 28वां नंबर सवाल है, रुकैया भाभी को किस चीज़ का शौक़ था? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। रुकैया भाभी को जो है वो ख़त लिखने का शौक़ था, यानी कि वो फ्री टाइम में ख़त लिखा करती थी। तो अफसाना कटी हुई शाख के मुसन्निफ़ कौन है? यानी कि अफसाना कटी हुई शाख के मुसन्निफ़ यानी राइटर कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डॉक्टर कमर जहाँ। डॉक्टर कमर जहाँ अफसाना कटी हुई शाख के मुसन्निफ़ हैं। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है, जो कटी हुई शाख क्या है? तो कटी हुई शाख एक अफसाना है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है, कमर जहाँ की पैदाइश कहाँ हुई? कमर जहाँ की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सूबा बिहार, यानी कि बिहार स्टेट के समस्तीपुर जिला। कौन सा जिला है दोस्तों? समस्तीपुर जिला के मर्दुम खेज गांव बुजुर्ग द्वार में हुई थी। कमर जहाँ की पैदाइश समस्तीपुर जिला के मर्दुम खेज गांव बुजुर्ग द्वार में हुई थी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? तो इसका जो सही आंसर होगा 1951-52 में। 1951-52 में। तो अगर आपको 1951 सिर्फ अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा तो 1951 में टिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। या फिर ऐसा अगर दिया हुआ रहेगा 1951-52 तो इसी पे टिक करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है? यानी कि कमर जहाँ के पिता का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सैयद अताउल हक। सैयद अताउल हक कमर जहाँ के वालिद का नाम है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी किया? यानी कमर जहाँ जो है एमए और पीएचडी किस यूनिवर्सिटी से की है? तो इसका जो सही आंसर होगा पटना यूनिवर्सिटी, यानी पटना यूनिवर्सिटी से कमर जहाँ एमए और पीएचडी की है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, कमर जहाँ पटना यूनिवर्सिटी से किस मौजू में एमए और पीएचडी की है? यानी कमर जहाँ हम लोग जानते हैं जो पटना यूनिवर्सिटी से की है एमए और पीएचडी, लेकिन किस मौजू किस सब्जेक्ट से की है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उर्दू, यानी उर्दू सब्जेक्ट से वो एमए और पीएचडी किए थे पटना यूनिवर्सिटी से। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कमर जहाँ कब से अफसाना लिखने लगी? यानी कि कमर जहाँ जो है अफसाना लिखने की शुरुआत कब से हुई उसकी? तो इसका जो सही आंसर होगा 1966। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखेंगे आप। कमर जहाँ जो है अफसाना लिखने लगी थी 1966 से। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, उनकी पहली कहानी का नाम क्या है? 1966 में जो है उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखना शुरू किया था, तो उसका जो नाम था वो जुनून वफ़ा था, यानी कि जुनून वफ़ा उनकी पहली कहानी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अब ध्यान रखेंगे इसको। अगला सवाल है, उनकी पहली कहानी यानी कि जुनून वफ़ा किस माहनामा से शाये हुई? माहनामा यानी कि जो महीने में अखबार आता है जो उसी को माहनामा बोलते हैं। तो वो जो है माहनामा का नाम था सुबह नौ था, जो पटना से शाये हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, उनकी पहली कहानी जुनून वफ़ा कब शाये हुई? उनकी पहली कहानी कौन था? जुनून वफ़ा। ये कब शाये हुई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1966, यानी कि जब से वो
कहानी लिखना शुरू किया था, तभी 1966 में ही उनकी पहली कहानी शाये हुई थी 1966 में, जुनून वफा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कमर जान ने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया, यानी कि पढ़ाने का जो है वो शुरुआत कहाँ से किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुंदरवती महिला कॉलेज, जो कि भागलपुर में है। सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर से ही वो तदरीसी कैरियर का आगाज़ किया, यानी कि पढ़ाने का काम शुरू किया। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कमर जहाँ तरक्की करके कहाँ के सदर शोबे उर्दू के ओहदा तक पहुँची। सदर मतलब होता है हेड, और शोबे उर्दू मतलब उर्दू डिपार्टमेंट का हेड कब कहाँ पे बनी। तो इसका जो सही आंसर होगा भागलपुर यूनिवर्सिटी, यानी कि भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबे तक वो तरक्की करके पहुँच गई। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कमर जहाँ का अफसानवी मजमुआ चारागढ़ कमर जहाँ का अफसानी मजमुआ है, ये कब शाये हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा 1983 में शाये हुआ था। मजमुआ चारागढ़ जो है ये कमर जहाँ का एक मजमुआ है, वो 1983 में शाये हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कमर जहाँ का अफसानवी मजमुआ अजनबी चेहरे, चारागाह और ये अजनबी चेहरे कब शाये हुआ। तो अजनबी चेहरे जो शाये हुआ था वो 1951 में शाये हुआ था। तो काफ़ी ध्यान रखेंगे आप, सॉरी 1991 में शाये हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कमर जहाँ का आबाई वतन कौन सा है। आबाई वतन मतलब जहाँ आबा व अजदाद रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा मर्दुम खेज गाँव, बुजुर्गद्वार, जिला समस्तीपुर, यही उसका आबाई वतन है। अफसाना फ़रार के मुसन्निफ़ कौन है। अफसाना फ़रार के मुसन्निफ़ यानी कि राइटर कौन है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सैयद मोहम्मद मोहसिन। अफसाना फ़रार के मुसन्निफ़ सैयद मोहम्मद मोहसिन है। चलिए दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है सैयद मोहम्मद मोहसिन के अफसानों का कौन सा मजमुआ उर्दू दुनिया में काफ़ी मारूफ व मकबूल हुआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनोखी मुस्कुराहट। अनोखी मुस्कुराहट जो है यह सैयद मोहम्मद मोहसिन का एक अफसानों का मजमुआ है, जो उर्दू दुनिया में काफ़ी मारूफ व मकबूल हुआ। चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन कब पैदा हुए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन कब पैदा हुए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 10 जुलाई 1910, यानी कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश जो हुई थी वो 10 जुलाई 1910 को हुई थी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा पटना, यानी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश हुई थी पटना में। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था। सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सैयद मोहम्मद मोहसिन ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया। तो इसका जो सही जवाब होगा 1926, यानी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक का इम्तिहान 1926 में पास किए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक का इम्तिहान किस स्कूल से पास किया। तो इसका जो सही जवाब होगा राम मोहन रॉय सेमेनरी स्कूल पटना, यानी कि इस स्कूल से सैयद मोहम्मद मोहसिन मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सैयद मोहम्मद मोहसिन आईए का इम्तिहान कब पास किया, यानी कि इंटर का इम्तिहान कब पास किए। तो वो हो जाएगा आंसर 1928 में आईए का इम्तिहान पास किए। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद मोहसिन आईए का इम्तिहान किस कॉलेज से पास किए। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन यानी कि पटना कॉलेज। सैयद मोहम्मद मोहसिन इंटर का इम्तिहान जो है वो पटना कॉलेज से पास किए थे। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद मोहसिन बीए ऑनर्स कब किए। सैयद मोहम्मद मोहसिन यानी कि ग्रेजुएशन जिसको ऑनर्स पेपर बोलते हैं, वो बीए ऑनर्स कब किए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1931, यानी कि 1931 में बीए ऑनर्स किए सैयद मोहम्मद मोहसिन। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल है सैयद मोहम्मद मोहसिन ने किस मौजू मतलब होता है विषय या सब्जेक्ट, किस मौजू से बीए की है, यानी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन किस सब्जेक्ट से बीए की है। तो इसका जो सही आंसर होगा नफ्सियात। नफ्सियात मतलब होता है वो आपका साइकोलॉजी, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी इंग्लिश में, उसी को मनोविज्ञान, उसी को नफ्सियात बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद मोहसिन ने गोल्ड मेडल कब हासिल किया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सैयद मोहम्मद मोहसिन को गोल्ड मेडल मिला था, ये 1934 में मिला था, ध्यान रखेंगे 1934। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सैयद मोहम्मद मोहसिन गोल्ड मेडल कहाँ से प्राप्त किया। 1934 में उसको गोल्ड मेडल मिला था, लेकिन कहाँ से, तो इसका जो सही जवाब होगा वो पटना यूनिवर्सिटी, यानी कि पटना यूनिवर्सिटी से सैयद मोहम्मद मोहसिन को गोल्ड मेडल मिला था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है 1938 में वह पटना कॉलेज के किस शोबा में आरजी लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुए। 1938 में पटना कॉलेज के किस शोबा में, तो इसका जो सही आंसर होगा शोबा फ़लसफ़ा, यानी कि फ़िलोसफ़ी डिपार्टमेंट में उसको आरजी लेक्चर के रूप में बहाल किया गया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 1948 में पटना यूनिवर्सिटी के किस शोबा में, यानी किस डिपार्टमेंट में मुस्तकिल लेक्चरर बहाल हुए, यानी कि परमानेंट लेक्चरर बहाल हुए 1948 में पटना यूनिवर्सिटी के किस शोबा में, तो शोबा नफ्सियात, जिससे उसको काफ़ी ताल्लुक़ था, यानी कि साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट में उसको परमानेंट लेक्चरर के रूप में बहाल किया गया था 1948 में। कहाँ पे, पटना यूनिवर्सिटी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है वह सदर शोबा नफ्सियात कब बने, यानी कि पटना यूनिवर्सिटी में सदर शोबा नफ्सियात कब बने, तो 1953 में बने। 1953 में वो सदर बन गए शोबा नफ्सियात का। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सैयद मोहम्मद मोहसिन सदर शोबा नफ्सियात के ओहदा से कब सबक दोष हो गए, यानी कि कब उससे रिटायर हो गए। तो इसका जो सही आंसर होगा 1974, यानी 1953 में बने थे और 1974 में वो वहाँ से रिटायर हो गए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 2002, यानी कि 2002 में सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल हो गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है उनका इंतकाल कहाँ हुआ। उनका इंतकाल 2002 में दिल्ली में हुआ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। अगला सवाल है अफसाना फ़िरार का मरकज़ी किरदार कौन है, यानी कि अफसाना फ़िरार में ये जो है मरकज़ी किरदार कौन निभा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा महमूद। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अपने वालिद, ये अपने वालिद के इंतकाल के वक्त महमूद की उम्र कितनी थी। महमूद जो कि अफसाना फ़िरार का मरकज़ी किरदार है, वो कितने साल के थे जब उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 10 साल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के किस अफसाना को उर्दू के बेहतरीन अफसानों में शुमार किया जाता है, यानी कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है जिसको उर्दू के बेहतरीन अफसानों में शुमार किया जाता है, गिना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा और अनोखी मुस्कुराहट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है अनोखी मुस्कुराहट का मरकज़ी किरदार कौन है। तो अनोखी मुस्कुराहट का जो मरकज़ी किरदार है वो रजनी है। रजनी नाम का एक व्यक्ति, एक आदमी है रजनी नाम का, वही अनोखी मुस्कुराहट का मरकज़ी किरदार है। जबकि फ़िरार का मरकज़ी किरदार कौन है, वो हो जाएगा महमूद। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है महमूद की शादी किससे हुई। महमूद की शादी किससे हुई, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ज़ुबैदा, यानी महमूद की शादी ज़ुबैदा से हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है महमूद को किसका मुलाजमत मिलता है, यानी कि किस चीज़ की नौकरी मिलती है उसको। तो महमूद जो है उसको नौकरी मिलती है डिप्टी कलेक्टर की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अफसाना आशियाना के अफसाना निगार कौन है, यानी कि अफसाना आशियाना जो है इसके अफसाना निगार, यानी कि इसके जो राइटर हैं वो कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निगार अजीम, यानी कि अफसाना आशियाना का जो है ये अफसाना निगार है निगार अजीम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीवीआई
सवाल है ये, जो आशियाना कैसा अफसाना है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो आशियाना कैसा अफसाना है, तो आशियाना जो है एक नफ्सियाती अफसाना है। एक कैसा अफसाना है? नफ्सियाती अफसाना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है गहन, ये घन नहीं है दोस्तों, ये गहन है, ठीक है। गहन किसका अफसानवी मजमुआ है? गहन जो है ये किसका अफसानवी मजमुआ है? तो ध्यान रखेंगे, गहन निगार अजीम का अफसानी मजमुआ है। निगार अजीम का अफसानवी मजमुआ गहन है। अगला सवाल है, अफसाना आशियाना का मरकज़ी किरदार कौन है? अफसाना आशियाना जो है इसमें मरकज़ी किरदार किसका है? तो इसमें मरकज़ी जो किरदार है वो ज़रीना का है। ज़रीना का अफसाना आशियाना में मरकज़ी किरदार है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है बरकत अली सिद्दीकी के बेटे का नाम क्या है? बरकत अली सिद्दीकी जो कि ज़रीना का क्या है? ज़रीना के वालिद हैं, ज़रीना के शौहर हैं बरकत अली सिद्दीकी। इसके जो बेटे का नाम है वो है सिराज, यानी कि बरकत अली सिद्दीकी के बेटे का नाम क्या है? सिराज। अगला सवाल है बरकत अली सिद्दीकी के बहू का नाम क्या है? तो बरकत अली सिद्दीकी के बहू का जो नाम है वो इरफाना है, यानी कि बरकत अली सिद्दीकी के बेटे का नाम हो गया सिराज और बहू का नाम इरफाना, यानी कि इरफाना का शौहर हो गया सिराज। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? तो ये शाये हुआ था 1999 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मजमुआ गहन कब शाये हुआ? तो 1999 में शाये हुआ। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमुए का नाम क्या है? निगार अजीम का जो पहला अफसानवी मजमुआ है उसका नाम है अक्स। ध्यान रखेंगे, निगार अजीम का पहला अफसानवी मजमुआ का नाम अक्स है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है निगार अजीम का असल नाम बताएं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। निगार अजीम का असल नाम मलिका मिहर निगार है। मलिका मिहर निगार निगार अजीम का असल नाम है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है निगार अजीम ने किस मौजू में MA किया? मौजू मतलब होता है सब्जेक्ट या विषय। तो निगार अजीम जो है वो उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग, यानी कि ये तीनों विषय में MA किए थे, यानी कि उर्दू में भी, ड्राइंग में भी और पेंटिंग में भी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सिराज की वालिदा का नाम क्या है? सिराज के वालिद का नाम बरकत अली सिद्दीकी और इसके वालिदा का नाम ज़रीना, जो कि अफसाना आशियाना का मरकज़ी किरदार है, यानी कि सिराज की वालिदा का नाम क्या हो गया? ज़रीना। अगला क्वेश्चन है सिराज के वालिद का नाम बताएं। तो सिराज के वालिद का नाम क्या हो गया? बरकत अली सिद्दीकी, यानी कि ज़रीना का शौहर। चले अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है ज़रीना कौन थी? तो ज़रीना कौन थी? ज़रीना थी बरकत अली सिद्दीकी की अहलिया। अहलिया मतलब बीवी, यानी कि ज़रीना थी बरकत अली सिद्दीकी की अहलिया, यानी कि बीवी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है आमतौर से मुख्तसर किस्सा कहानी को क्या कहा जाता है? यानी कि आमतौर से जो मुख्तसर छोटा किस्सा कहानी होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको अफसाना कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, अफसाना कहा जाता है। मुख्तसर किस्सा कहानी को क्या कहा जाता है? अफसाना कहा जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मुख्तसर किस्सा कहानी को क्या कहा जाता है? अफसाना कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। अगला सवाल है अफसाना किसकी मुख्तसर तरीन शक्ल है? यानी अफसाना जो है किसकी मुख्तसर तरीन शक्ल, यानी कि छोटी शक्ल है? तो ये फ़िक्शन की छोटी शक्ल है। अफसाना जो है ये फ़िक्शन की छोटी शक्ल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है उर्दू अफसाने की उम्र कितनी है? यानी कि उर्दू अफसाना कितना साल तक रहा? तो उर्दू अफसाना जो है इसका उम्र 1 सदी माना जाता है, यानी कि 100 सालों तक ये काफ़ी अच्छे तरीके से इसका जलवा रहा है, यानी कि उर्दू अफसाने की उम्र होगी 1 सदी, यानी कि 100 साल। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है बरकत अली सिद्दीकी और उनकी अहलिया अपने बेटे के साथ कितने सालों तक रहे? यानी कि बरकत अली सिद्दीकी और उनकी अहलिया जो है वो अपने बेटे के यहाँ कितने सालों तक रहे? तो 2 साल तक रहे। कितने साल तक? 2 साल तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है निगार अजीम के सफ़रनामा का नाम क्या है? यानी कि निगार अजीम का जो सफ़रनामा है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम जो है वो है गुर्द आवारगी। गुर्द आवारगी, यानी गिर्द आवारगी जो है निगार अजीम का जो है वो सफ़रनामे का नाम है गिर्द आवारगी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है निगार अजीम की अफसानों का पहला मजमुआ अक्स कब शाया हुआ। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा, जो निगार अजीम का जो अफसाना था उसका पहला मजमुआ का नाम था अक्स, वो शाया हुआ था 1990 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। 1990 में अक्स शाया हुआ था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है निगार अजीम पीएचडी की डिग्री कहाँ से हासिल की। यानी कि निगार अजीम जो है वो पीएचडी की डिग्री कहाँ से उसको मिला, यानी कि किस यूनिवर्सिटी से उसको मिला, यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया से। जामिया मिलिया इस्लामिया से उन्होंने पीएचडी हासिल किया, यानी कि पीएचडी की डिग्री हासिल किया। होंगे निसाब में शामिल, यानी कि आपके चैप्टर में शामिल आलमी हिद्दत, ये क्या है। तो आलमी हिद्दत एक मजमून है, आपकी किताब में जो शामिल है आलमी हिद्दत, ये क्या है, एक मजमून है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आलमी हिद्दत क्या है। तो मजमून अफसाना ऐसा ऑप्शन में रह सकता है, तो आपको टिक लगाना है मजमून में, यानी कि आलमी हिद्दत जो है ये एक मजमून है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है मजमून नवेसी का आगाज़ कहाँ से माना जाता है। यानी कि मजमून लिखने का, मजमून नवेसी का आगाज़ जो है ये फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम से माना जाता है। यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज ये जो कि कोलकाता में है, उसके क़याम से, जब उसका क़याम हुआ, उसका जब स्थापना हुआ, तभी से मजमून नवेसी का आगाज़ माना जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है मजमून आलमी हिद्दत, मजमून आलमी हिद्दत कैसी मजमून है। तो ये एक साइंसी मजमून है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मजमून आलमी हिद्दत ये कैसा मजमून है। तो आपको आंसर देना है साइंसी मजमून, यानी कि साइंस से रिलेटेड ये मजमून है, इसलिए साइंसी मजमून हो गया। अगला सवाल है ज़ेर निसाब मजमून का मौजू क्या है। यानी कि ज़ेर निसाब जो आपके निसाब में किताब में शामिल मजमून है आलमी हिद्दत, इसका मौजू क्या है। तो ज़मीन की बढ़ती हुई हरारत, या जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ज़मीन की बढ़ती हुई हरारत या ग्लोबल वार्मिंग ही ज़ेर निसाब मजमून का मौजू है, यानी कि विषय है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा ज़मीन क्या है। तो हमारा ज़मीन एक सैयारा है, जिसको इंग्लिश में प्लैनेट और हिंदी में ग्रह कहा जाता है। तो हमारा ज़मीन क्या है, एक सैयारा है, यानी कि प्लैनेट है। और जो सैटेलाइट होते हैं जैसे कि चांद, उसको ज़ेली सैयारा बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ज़ेली सैयारा जो है वो सैटेलाइट को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है धान के खेतों और जानवरों के गोबर से कौन सी गैस ज़्यादा निकलती है। धान के खेतों और जानवर के गोबर से जो है वो मीथेन गैस ज़्यादा निकलती है। मीथेन गैस जो है, यानी कि CH4 जिसका फॉर्मूला होता है, वो धान के खेतों और जानवरों के गोबर से ज़्यादा निकलती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। ग्लोबल वार्मिंग जो है एक संगीन आलमी मसला है, यानी कि पूरी दुनिया के लिए मसला है, इसलिए आलमी मसला हो गया और काफ़ी संगीन मसला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में पहले से कितना इजाफा हुआ है, यानी कि कितना इसमें बढ़ोतरी हुआ है पहले से कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, 31%, यानी कि 31%, 31% का इजाफा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में पहले से। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है मीथेन गैस में कितना इजाफा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड में 31% का इजाफा हुआ है, और मीथेन गैस में 149% का इजाफा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, मीथेन गैस में पहले से 149% का इजाफा हो गया है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है, यानी कि एक सदी में कितना बढ़ गया है। तो 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है दर्जा हरारत, यानी कि टेम्परेचर, तापमान। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। तो 2007 में हुई थी, ध्यान रखेंगे इसको। क्योटो में जो है वो ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो 2007 में हुई थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ। तो बाल विज्ञान कांग्रेस जो है वो 2008 में भारत के नागालैंड राज्य के दीमापुर शहर में हुआ था। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बाल विज्ञान कांग्रेस कब हुआ था, 2008 में। कहाँ पे हुआ था, नागालैंड के दीमापुर शहर में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में कब से कब तक हुआ।
तो 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यह चला था, यानी कि टोटल 5 दिन चला था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बाल विज्ञान कांग्रेस कितने दिनों तक मुनाकिद हुआ? तो ये 5 दिनों तक, 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 5 दिनों तक ये मुनाकिद हुआ था, यानी कि चला था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है बाल विज्ञान कांग्रेस में मेहमानान खुसूसी कौन थे? यानी कि बाल विज्ञान कांग्रेस का जो है चीफ गेस्ट मेहमान खुसूसी कौन थे? तो जनाब APJ अब्दुल कलाम, जो कि एक साइंसदान भी थे और राष्ट्रपति भी थे हमारे देश के, जनाब APJ अब्दुल कलाम। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस 5 रोज़ा कांग्रेस के क्या मौज़ूआत थे, यानी कि विषय क्या थे? तो इसका विषय जो थे 2 ही विषय थे, एक पोल्यूशन और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। 2 विषय थे, एक पोल्यूशन और दूसरा ग्लोबल वार्मिंग। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है इस कांग्रेस यानी कि बाल विज्ञान कांग्रेस में 32 सूबों, ध्यान रखेंगे 32 सूबों और मरकज़ी हुकूमत के मखसूस खित्तों से कितने तलबा और तालिबात को शिरकत करने का मौका दिया गया? तो कितने तलबा और तालिबात हिस्सा लिए थे? 556। ध्यान रखेंगे 556 तलबा और तालिबात को शिरकत करने का मौका दिया गया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है इस कांग्रेस में कितने असातिज़ा ने हिस्सा लिया? तो इस कांग्रेस में टोटल 165 असातिज़ा हिस्सा लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें 165 असातिज़ा ने हिस्सा लिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है शामिल निसाब यानी कि आपके किताब में मजमून है एक रिया नाम से मजमून है, उसके मजमून निगार कौन है? यानी कि इस मजमून को लिखे कौन है? तो इसका जो मजमून निगार है वह है सर सैयद अहमद ख़ान। तो आप ध्यान रखेंगे मजमून रिया के जो हैं सर सैयद अहमद ख़ान क्या है? मजमून निगार है। तो ध्यान रखेंगे ये जो रिया है ये क्या है? एक मजमून है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब हुई? सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब हुई? तो उसका जो पैदाइश हुआ था वो 1817 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 1817 में सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कहाँ हुई? तो सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश हुई थी 1817 में। कहाँ पे हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। ध्यान रखेंगे दिल्ली में सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश हुई थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सर सैयद अहमद ख़ान के वालिद का नाम क्या था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सर सैयद अहमद ख़ान के वालिद का जो नाम था वो मीर मुत्तकी था। मीर मुत्तकी सर सैयद अहमद ख़ान के वालिद का नाम था मीर मुत्तकी। अगला सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान के वालिदा का नाम, वालिदा मतलब उसके माता यानी कि अम्मी का नाम क्या था? तो अम्मी का जो नाम था वो अजीज़ुन्निसा बेगम था, यानी कि अजीज़ुन्निसा बेगम सर सैयद अहमद ख़ान के वालिदा का नाम था, यानी कि अम्मी का नाम था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सर सैयद अहमद ख़ान की तालीम व तरबियत किसके ज़ेर साया हुई? यानी कि सर सैयद अहमद ख़ान की जो है तालीम व तरबियत किसके अंडर में हुई थी, किसके गाइडेंस में हुई थी? तो उसके वालिदा के यानी कि अजीज़ुन्निसा बेगम के ही ज़ेर साया में हुई थी सर सैयद अहमद ख़ान की तालीम व तरबियत। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल कह रहा है सर सैयद ने गाज़ीपुर में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम किया? सर सैयद अहमद ख़ान ने गाज़ीपुर में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम किया? तो इसका जो कायम किया थे वो 1862 ईस्वी में, यानी कि 1862 में सर सैयद ख़ान कहाँ पे किए थे? गाज़ीपुर में अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किए थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सर सैयद अहमद ख़ान इंग्लिस्तान जिसको इंग्लैंड बोला जाता है, इंग्लैंड कब गए थे? तो 1869 में, यानी 1869 में सर सैयद अहमद ख़ान इंग्लिस्तान यानी कि इंग्लैंड गए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है सर सैयद अहमद ख़ान वतन वापसी के बाद किस नाम से एक रिसाला जारी किया? सर सैयद अहमद ख़ान जब इंग्लैंड से यानी कि इंग्लिस्तान से इंडिया लौटे तो उसने किस नाम से एक रिसाला जारी किया? तो इस रिसाले का जो नाम था वो तहज़ीबुल अखलाक नाम था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तहज़ीबुल अखलाक नाम से एक रिसाला जारी किया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सर सैयद ने अलीगढ़ में किस नाम से एक स्कूल खोला? सर सैयद ने अलीगढ़ में किस नाम से एक स्कूल खोला? तो उस स्कूल का जो नाम था मदरसतुल इस्लाम था। मदरसतुल इस्लाम से नाम से एक स्कूल खोला था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है मदरसतुल इस्लाम
कब कायम किया गया? तो 1875 में मदरसतुल इस्लाम कायम किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 1875 में मदरसतुल इस्लाम कायम किया गया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है मदरसतुल इस्लाम कब तरक्की करके मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया? यानी कि मदरसतुल इस्लाम जो कि 1875 में कायम किया गया था, कब तरक्की करके मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया? तो 1878 में, यानी कि 3 साल बाद वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया था। तो ध्यान रखेंगे 1878 में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे जैसा कि देख पा रहे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो मोहम्मदन है एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कब तब्दील हो गया? यानी कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदल गया। कब बदला? तो 1920 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 1920 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया था। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, 1920 में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सर सैयद को सर का खिताब बरतानवी हुकूमत की तरफ से कब मिला? बरतानवी मतलब होता है ब्रिटिश, यानी कि अंग्रेज़ सरकार की तरफ से सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब कब मिला था? तो सर का जो खिताब मिला था 1878 ईस्वी में मिला था। यानी कि 1878 में सर सैयद अहमद ख़ान को बरतानवी हुकूमत से, यानी कि इंग्लिश हुकूमत से सर का खिताब मिला था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है सर सैयद की तसानीफ़ का नाम बताएं। सर सैयद की तसानीफ़ का नाम, तो तसानीफ़ का जो नाम है आसार सनादीद है, एक है खुतबात अहमदिया और एक है असबाब बगावत हिंद। तो ये सारे उसके तसानीफ़ हैं। तो ध्यान रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है सर सैयद अहमद खां का इंतकाल कब हुआ? तो सर सैयद अहमद खां का जो इंतकाल हुआ था 1898 ईस्वी में हुआ था, 1898 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि देख पा रहे होंगे, सर सैयद अहमद खां का इंतकाल कब हुआ? यानी कि सर सैयद अहमद खां का इंतकाल कहाँ हुआ? तो अलीगढ़ में हुआ था। ध्यान रखेंगे, अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां का इंतकाल हुआ था। अगला सवाल है सर सैयद किस कंपनी में मुलाजमत अख्तियार की? यानी कि सर सैयद अहमद खां जो है किस कंपनी में नौकरी की है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि हम लोग जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में ही सर सैयद अहमद खां क्या किए थे? मुलाजमत यानी कि नौकरी किए थे। आप मजमून अदब की पहचान, तो अदब की पहचान क्या है? एक मजमून है कि मजमून निगार कौन है? तो अदब की पहचान मजमून जो है, इसके मजमून निगार का नाम है डॉक्टर अब्दुल मुगनी। डॉक्टर अब्दुल मुगनी अदब की पहचान के मजमून निगार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? तो 1934 में, 1934 में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश हुई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अब्दुल मुगनी की पैदाइश कहाँ हुई? अब्दुल मुगनी की पैदाइश हुई थी औरंगाबाद ज़िला, बिहार, यानी कि बिहार सूबा के औरंगाबाद ज़िले में। औरंगाबाद किसका नाम है? ज़िला का नाम है। तो औरंगाबाद ज़िला में हुआ था, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। तो अब्दुल मुगनी की पैदाइश कहाँ हुई? औरंगाबाद ज़िला में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या है? तो अब्दुल मुगनी के वालिद का जो नाम था वो मौलाना अब्दुल रऊफ़ था। मौलाना अब्दुल रऊफ़ अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल कह रहा है उनके वालिद क्या थे? यानी कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद क्या थे? तो जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं मौलाना अब्दुल रऊफ़, तो मौलाना थे यानी कि आलिम दीन थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अब्दुल मुगनी आलिम की सनद कहाँ से हासिल की? यानी कि किस मदरसे से अब्दुल मुगनी आलिम की सनद हासिल की, यानी कि आलिम की डिग्री हासिल की? तो आलिम की डिग्री मदरसा शमसुल हुदा जो कि पटना में है। मदरसा शमसुल हुदा जो कि पटना में है, उसी मदरसे से डॉक्टर अब्दुल मुगनी आलिम की सनद यानी डिग्री हासिल की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अब्दुल मुगनी किस मौजू से, मौजू मतलब सब्जेक्ट यानी विषय, अब्दुल मुगनी किस मौजू से एमए किया? यानी कि एमए किस सब्जेक्ट से किए? तो अंग्रेज़ी से अब्दुल मुगनी एमए किए, यानी कि अंग्रेज़ी सब्जेक्ट से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है अब्दुल मुगनी अंग्रेज़ी के लेक्चरर की हैसियत से किस कॉलेज में तकर्रुर हुए? यानी कि अब्दुल मुगनी जो है अंग्रेज़ी से
अंग्रेज़ी के लेक्चरर की हैसियत से किस कॉलेज में तकर्रुर हुए थे? तो पटना कॉलेज में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पटना कॉलेज हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अब्दुल मुगनी किस कॉलेज के प्रोफेसर बने? तो लेक्चरर के रूप में पटना कॉलेज में उसकी बहाली हुई थी। तो अब्दुल मुगनी जो है प्रोफेसर बने थे बीएन कॉलेज पटना में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अब्दुल मुगनी किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए? यानी अब्दुल मुगनी जो है किस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे? तो मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे थे डॉक्टर अब्दुल मुगनी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है, लफ्ज़ तनकीद के क्या माने हैं? लफ्ज़ जो तनकीद है इसके क्या माने हैं? तो इसके माने होते हैं खड़े खोटे का परख करना। खड़े खोटे का परख करना ही लफ्ज़ तनकीद के मानी होते हैं। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अब्दुल मुगनी ने तनकीद व तहक़ीक़ से मुतल्लिक़ तकरीबन कितनी किताबें लिखी? यानी कि अब्दुल मुगनी तनकीद और तहक़ीक़ से मुतल्लिक़ लगभग कितनी किताबें, तकरीबन कितनी किताबें लिखी थी? तो 20 किताबें। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो तकरीबन 20 किताबें उन्होंने तनकीद और तहक़ीक़ से मुतल्लिक़ लिखे थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अब्दुल मुगनी का ख़ास मौजू क्या रहा? अब्दुल मुगनी का जो ख़ास मौजू था, ख़ास मौजू वो इक़बाल था। इक़बाल यानी कि अब्दुल मुगनी का ख़ास मौजू रहा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी अपनी मुलाजमत यानी कि नौकरी का आगाज़ किस कॉलेज से किया? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है अपनी नौकरी यानी मुलाजमत का जो आगाज़ किए थे वो पटना कॉलेज से किए थे। तो ध्यान रखेंगे, पटना कॉलेज से उन्होंने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किया। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, ज़ेरे निसाब मज़मून यानी कि आपके बुक में जो मज़मून दिया हुआ है अदब की पहचान, ये कैसा मज़मून है? तो ये एक तनकीदी मज़मून है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कैसा मज़मून है ये एक तनकीदी मज़मून है। तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जो अदब की पहचान कैसा मज़मून है? तो आपको जो ऑप्शन रहेगा तनकीदी मज़मून, तो उसी पे टिक लगाना है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अब्दुल मुगनी की वफ़ात कब हुई? अब्दुल मुगनी का इंतकाल कब हुआ? तो अब्दुल मुगनी का इंतकाल हुआ था 5 सितंबर यानी 5 सितंबर 2006 ईस्वी में। 5 सितंबर 2006 में अब्दुल मुगनी की वफ़ात हुई थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, अब्दुल मुगनी की वफ़ात कहाँ हुई? तो अब्दुल मुगनी की वफ़ात हुई थी पटना में। तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, उर्दू की तनकीद का आगाज़ अल्ताफ़ हुसैन हाली की किस किताब से समझना चाहिए? यानी उर्दू की जो है तनकीद का आगाज़ अल्ताफ़ हुसैन हाली के किस किताब से समझना चाहिए? तो किताब का नाम है मुक़द्दमाए शेर व शायरी। मुक़द्दमाए शेर व शायरी, इसी किताब से उर्दू की तनकीद की शुरुआत समझना चाहिए, जो कि अल्ताफ़ हुसैन हाली का किताब है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, सूबे बिहार के तनकीद निगारों में पहला नाम किसका आता है? यानी सूबा बिहार का जो तनकीद निगार है उसमें से पहला नाम जो आता है वो है कलीमुद्दीन अहमद। यानी कि पहला स्थान जो आता है वह है कलीमुद्दीन अहमद, यानी कलीमुद्दीन अहमद का ही तनकीद निगारों में पहला स्थान आता है बिहार में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किताबों के नाम लिखिए। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी के किताबों के नाम जो है वो ज़्यादा-ए-इत्दाल है, नुक्ते नज़र है, मेयार व इक़दार है, तश्कील जदीद है और इक़बाल और आलमी अदब। तो ये पाँचों किताबें डॉक्टर अब्दुल मुगनी की है। तो ऐसा आपको पूछा जा सकता है, जो इनमें से डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किताब कौन सी नहीं है? तो आपको 3 ऑप्शन इनमें से दे दिया जाएगा और 1 ऑप्शन कोई दूसरा दे दिया जाएगा। तो आपको वो दूसरा ऑप्शन में टिक लगा देना है। तो इससे आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। पहला सवाल कह रहा है, हिंदुस्तानी आइन के मेआमार कौन है? यानी कि हिंदुस्तानी आइन यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान को बनाने वाले कौन है? तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है, सबसे ज़्यादा रोल जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। इसलिए हिंदुस्तानी आइन के मेआमार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, हिंदुस्तानी आइन के मेआमार क्या है? यानी कि हिंदुस्तानी आइन के मेआमार, ये जो नाम है ये क्या है? तो ये एक मज़मून है। आपके बुक में जो हिंदुस्तानी आइन के मेआमार दिया हुआ है ये क्या है? तो ये एक मज़मून है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, हिंदुस्तानी आइन के मेआमार कैसा मज़मून है?
हिंदुस्तानी आयन के म्यांमार एक मजमून है, लेकिन कैसा है, तो स्वाही मजमून है ये, स्वाही मजमून, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। हिंदुस्तानी आयन के म्यांमार जो है ये कैसा मजमून है, तो ये एक स्वाही मजमून है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई, तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई थी 14 अप्रैल 1891 में। 14 अप्रैल 1891 में भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कहाँ हुई, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कहाँ हुई, तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई थी महो, सेंट्रल इंडिया में। पहले ये सेंट्रल इंडिया कहा जाता था महो को, यानी कि एमपी में ही ये हुए थे। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश जो हुई थी वो महो में हुई थी, जो कि सेंट्रल इंडिया में पड़ता था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है भीमराव अंबेडकर मराठी ज़ुबान बोलने वाले किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, यानी कि भीमराव अंबेडकर की जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी मराठी ज़बान बोलने वाले किस ख़ानदान में, तो मोहार ख़ानदान में। मोहार ख़ानदान में भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। भीमराव अंबेडकर के वालिद का जो नाम था वो रामजी मालोजी सकपाल था, रामजी मालोजी सकपाल। अगला सवाल कह रहा है उनके वालिद का नाम क्या था, उनके वालिदा उनके वालिदा यानी कि उनकी माँ का नाम जो था वो भीमाबाई था। तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे, भीमराव अंबेडकर के वालिदा यानी कि माँ का जो नाम था वो भीमाबाई था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है वह अपने वालिदैन के कौन से औलाद थे, यानी कि भीमराव अंबेडकर जो है वो अपने माँ बाप के कौन से औलाद थे, तो 14वें औलाद थे, यानी कि उसके माँ बाप को 14 औलाद थे और भीमराव अंबेडकर जो थे वो सबसे छोटे थे, यानी कि उन सबसे छोटे भीमराव अंबेडकर ही थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है भीमराव को प्यार से सब लोग क्या बुलाते थे, भीमराव को प्यार से सब लोग क्या बुलाते थे, तो भीमा बुलाते थे। अगला सवाल कह रहा है भीमराव के दादा का नाम क्या था, भीमराव के दादा का नाम मालोजी था। ध्यान रखेंगे भीमराव के दादा का जो नाम था वो मालोजी था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदे से सबकदोश हुए, सबकदोश मतलब रिटायरमेंट जो हुआ था भीमराव के अंबेडकर के वालिद का, तो वो फौज के किस ओहदे में थे, किस पोस्ट में थे, तो दूसरे ग्रेनेडियर्स में सूबेदार मेजर थे, सूबेदार मेजर थे जब उसका रिटायरमेंट हुआ था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है भीमराव की उम्र कितनी थी जब उनके वालिद फ़ौज की मुलाजमत से सबकदोश हुए थे, यानी कि जब उनके वालिद फ़ौज के नौकरी से रिटायर हुए थे तो भीमराव अंबेडकर की उम्र कितनी थी, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो 2 ही बरस के थे, यानी कि 2 साल के ही थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि आप देख पा रहे होंगे उनके वालिद कितने वर्षों तक फ़ौजी स्कूल में हेडमास्टर रहे, यानी कि भीमराव अंबेडकर के वालिद जो है फ़ौजी स्कूल में हेडमास्टर भी रहे थे, कितने वर्षों तक, तो 14 बरस तक, यानी कि 14 साल तक उसके वालिद फ़ौजी स्कूल में हेडमास्टर रहे थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भीमराव की माँ के इंतकाल के वक्त उनकी उम्र कितनी थी, भीमराव अंबेडकर की माँ का जब इंतकाल हुआ था तो उस वक्त भीमराव की उम्र कितनी थी, तो सिर्फ और सिर्फ 6 साल था, 6 साल ही उसकी उम्र थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप ध्यान रखेंगे ज़रूर इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है भीमराव को दूसरा सरनेम क्या मिला, दूसरा सरनेम, पहला तो सकपाल मिला था, दूसरा सरनेम मिला था अम्बा वाडेकर, जिसको शॉर्ट में उन्होंने सहूलियत के लिए अंबेडकर लिखे, तो अम्बा वाडेकर ही मिला था भीमराव अंबेडकर को दूसरा सरनेम, और अम्बा वाडेकर से ही अंबेडकर शब्द निकला। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है भीमराव अंबेडकर मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किए, तो भीमराव अंबेडकर जो है मैट्रिक का इम्तिहान 1908 में पास किए थे, 1908 में भीमराव अंबेडकर मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भीमराव मैट्रिक का इम्तिहान किस स्कूल से पास किए, भीमराव जो है वो मैट्रिक का इम्तिहान 1908 में किस स्कूल से पास किए थे, तो एल्फिंस्टन हाई स्कूल, एल्फिंस्टन हाई स्कूल से ही भीमराव अंबेडकर मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है भीमराव 1912 में
भीमराव अंबेडकर 1912 में किस कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की? तो ध्यान रखेंगे बीए की डिग्री 1912 में वो हासिल किए थे, और एल्फिंस्टन कॉलेज यानी कि जिस हाई स्कूल से वो मैट्रिक का इम्तिहान पास किए थे उसी हाई स्कूल के कॉलेज में यानी एल्फिंस्टन कॉलेज से ही वो बीए की डिग्री भी हासिल किए। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किस मौजू में एमए पास किया? तो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में है, इसमें किस विषय से एमए पास किया था? तो उन्होंने मुआशियात जिसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इसी सब्जेक्ट से उन्होंने एमए पास किया था। कहाँ से? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, जो कि अमेरिका में है। अगला सवाल कह रहा है भीमराव पीएचडी की डिग्री कब हासिल की? भीमराव जो है वो पीएचडी की डिग्री कब हासिल किए? तो 1916 में। 1916 में भीमराव पीएचडी की डिग्री हासिल किए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, भीमराव ने मुलाजमत का आगाज़ कहाँ से शुरू किया? यानी कि भीमराव जो है नौकरी की शुरुआत जो है वो कहाँ से शुरू किए? तो सैडी होम कॉलेज से मुलाजमत का आगाज़ शुरू किए थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है उन्हें मुल्क की आइन साजी के किस कमेटी का सदर बनाया गया? यानी कि उन्हें जो मुल्क की आइन यानी कि संविधान बनाने की किस कमेटी का सदर यानी कि अध्यक्ष बनाया गया था? तो दस्तूर साज कमेटी जिसको ड्राफ्ट कमेटी भी कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दस्तूर साज यानी कि ड्राफ्ट कमेटी का ही उसको सदर यानी कि अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है भीमराव की शादी किस उम्र में हुई? तो भीमराव की शादी जो हुई थी उस वक्त उसकी उम्र थी 14 बरस, यानी कि 14 साल की उम्र में भीमराव की शादी हुई थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है शादी के वक्त वह किस दर्जे के तालिबे इल्म थे? यानी कि शादी जब 14 वर्ष की उम्र में हुई थी तो उस वक्त वो किस दर्जे के छात्र थे? तो उस वक्त वो 5वीं दर्जे के यानी कि 5th क्लास के स्टूडेंट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है भीमराव की शादी किससे हुई? भीमराव की शादी किससे हुई? तो 9 साल की लड़की थी, ध्यान रखेंगे कितने साल की थी? 9 साल की, जिसका नाम था रामाबाई, यानी कि 9 साल की लड़की रामाबाई से भीमराव अंबेडकर की शादी हुई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़रूर ध्यान रखेंगे इसको। अगला सवाल है भीमराव किस मज़हब को कबूल किए? यानी कि भीमराव जो है पहले तो हिंदू मज़हब में थे, फिर बाद में किस मज़हब को कबूल कर लिए? तो बौद्ध मज़हब को उन्होंने कबूल कर लिए थे बाद में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है भीमराव का इंतकाल कब हुआ? तो भीमराव का जो इंतकाल हुआ था वो 5 दिसंबर 1956 को हुआ था। 5 दिसंबर 1956 को भीमराव अंबेडकर का इंतकाल हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ज़रूर ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है बौद्ध मज़हब में निर्वाण का क्या तस्वुर है? यानी कि बौद्ध मज़हब में निर्वाण जो है वो किसको कहा जाता है? निर्वाण मतलब होता है इरफान हासिल करना, इरफान मतलब मुक्ति हासिल करना को ही निर्वाण कहा जाता है बौद्ध धर्म में। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है भीमराव अंबेडकर को किस रत्न से नवाजा गया था? तो भारत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो भारत रत्न, यानी कि भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया था। तो होंगे पहला सवाल कह रहा है उर्दू ड्रामा और आगा हश्र क्या है? उर्दू ड्रामा और आगा हश्र क्या है? तो यह एक मजमून है। उर्दू ड्रामा और आगा हश्र क्या है? एक मजमून है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है उर्दू ड्रामा और आगा हश्र किसका मजमून है? यानी कि उर्दू ड्रामा और आगा हश्र के मजमून निगार कौन है? तो इसके जो मजमून निगार हैं वो हैं प्रोफेसर लुत्फुर रहमान उर्दू ड्रामा और आगा हश्र के मजमून निगार हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जो लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? तो इसकी जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी 1941 ईस्वी में, यानी कि 1941 को लुत्फुर रहमान की पैदाइश हुई थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे लुत्फुर रहमान की पैदाइश कहाँ हुई? लुत्फुर रहमान की पैदाइश कहाँ हुई? तो छपरा जिला के बनियारपुर गांव में, यानी कि बनियारपुर गांव जो कि छपरा जिला में पड़ता है, वहीं पे लुत्फुर रहमान की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल कह रहा है उनके वालिद का नाम बताएं, यानी कि लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? तो लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम था मौलवी अब्दुल गफूर,
जो कि इंतकाल कर चुके थे, इसलिए मरहूम लगाया गया है, मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है, उनके वालिदा का नाम बताएं, यानी कि लुत्फ़ुर रहमान के वालिदा का नाम बीबी आमिना खातून था। बीबी आमिना खातून लुत्फ़ुर रहमान के वालिदा का नाम था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल कह रहा है, बनियारपुर लुत्फ़ुर रहमान का क्या था, यानी कि जहाँ पे उसकी पैदाइश हुई थी वो क्या था लुत्फ़ुर रहमान का। तो ध्यान रखेंगे वो नानी हाल था, यानी कि नानी हाल में ही उसकी पैदाइश हुई थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, जो लुत्फ़ुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था। लुत्फ़ुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था, तो वो था आपका मौज़ा रियोंढा। मौज़ा रियोंढा जो कि दरभंगा जिला में पड़ता है, वही उसका आबाई वतन था और बनियारपुर उसका नानी हाल था। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल जैसा कि देख पा रहे होंगे, अगला सवाल कह रहा है, लुत्फ़ुर रहमान की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। लुत्फ़ुर रहमान की इब्तदाई जो तालीम हुई थी उसके नानी हाल यानी कि बनियारपुर गाँव में हुई थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, लुत्फ़ुर रहमान कौन कौन सी डिग्री हासिल किए। लुत्फ़ुर रहमान जो है कौन कौन सी डिग्री हासिल किए, तो डबल एमए किए थे और पीएचडी किए थे। डबल एमए और पीएचडी, तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, लुत्फ़ुर रहमान को किस में गोल्ड मेडल दिया गया। लुत्फ़ुर रहमान को किस में गोल्ड मेडल दिया गया, यानी कि किस में वो गोल्ड मेडल हासिल किए थे। तो एमए में वो गोल्ड मेडल हासिल किए थे लुत्फ़ुर रहमान, तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, लुत्फ़ुर रहमान ने तदरीसी खिदमत का आगाज़ कहाँ से किया, यानी कि लुत्फ़ुर रहमान पढ़ाना कहाँ से शुरू किए। तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाने का आगाज़ किया, यानी कि तदरीसी खिदमत का आगाज़ वो भागलपुर यूनिवर्सिटी से किए थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, लुत्फ़ुर रहमान भागलपुर यूनिवर्सिटी के किस शोबे के सदर भी रहे, यानी कि जहाँ से वो पढ़ाने की यानी कि तदरीसी खिदमत को आगाज़ किए थे भागलपुर यूनिवर्सिटी, तो वहाँ के किस शोबा के सदर भी रहे थे, यानी किस डिपार्टमेंट के हेड भी रहे थे। तो उर्दू, यानी कि उर्दू डिपार्टमेंट के हेड थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी के वज़ीर और एमएलए रहे, यानी लुत्फ़ुर रहमान जो है किस पार्टी के एमएलए और वज़ीर रहे। तो राष्ट्रीय जनता दल, जिसको आरजेडी कहा जाता है, उसी पार्टी के वज़ीर और एमएलए रहे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे आप। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, लुत्फ़ुर रहमान के शायरी के कितने मजमूए शाये हो चुके हैं। तो लुत्फ़ुर रहमान के शायरी के 3 मजमूए शाये हो चुके हैं। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। लुत्फ़ुर रहमान के शायरी के 3 मजमूए शाये हो चुके हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, उनके शायरी के 3 मजमूओं के नाम बताएं, यानी कि जो उनके शायरी के 3 मजमूए शाये हो चुके हैं उनके नाम बताएं। तो एक है ताज़गी बुर्गनवा जो कि गज़ल का मजमूआ है, एक बोसाए नम है जो कि गज़ल का ही मजमूआ है, और एक है सनम आशना जो कि मजमूआए नज़म है, यानी कि नज़म का मजमूआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप ध्यान रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जो इनमें से कौन लुत्फ़ुर रहमान के शायरी का मजमूआ नहीं है। तो आपको 3 ऑप्शन ये दिया जाएगा और चौथा कोई दूसरा दे दिया जाएगा। तो आपको ये 3 याद रहेगा, तो आप चौथा को टिक लगा सकते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र कैसा मजमून है। तो उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र एक मजमून है, लेकिन ये एक तनक़ीदी मजमून है। ध्यान रखेंगे, तनक़ीदी मजमून है। अगला सवाल कह रहा है, उर्दू का शेक्सपियर किसे करार दिया जाता है। उर्दू का शेक्सपियर, तो आगा हश्र कश्मीरी को ही उर्दू का शेक्सपियर करार दिया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, आगा हश्र की ड्रामा निगारी का आगाज़ कब हुआ, यानी आगा हश्र कश्मीरी की ड्रामा निगारी का आगाज़ हुआ था, शुरुआत हुआ था उसका 1901 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, पहले ड्रामा निगार जिन्होंने सबसे पहले असरी ज़िंदगी मतलब दुनियावी ज़िंदगी की हकीकतों को मौजू फ़न की हैसियत दी, यानी ऐसे पहले ड्रामा निगार कौन थे जिन्होंने दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत को अपने फ़न की मौजू में हैसियत दी। तो वो आगा हश्र कश्मीरी ही थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, लुत्फ़ुर रहमान की किताबों के नाम बताएं। लुत्फ़ुर रहमान की किताबों के नाम, तो ताज़गी बुर्गनवा, शहर वफ़ा, ताबीर व तनकीद, नस्र की शायरियत वगैरह, यानी कि
ताज़गी बुर्गनवा, शहर वफ़ा, ताबीर व तनकीद और नस्र की शौरियात, ये सब लुत्फ़ुर रहमान के किताबों के नाम हैं। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, जदीद ड्रामा निगारी का आगाज़ किससे होता है? जदीद यानी कि जो नया ड्रामा निगारी है उसका आगाज़ किससे होता है? तो उसका आगाज़ होता है आगा हश्र कश्मीरी से। आगा हश्र कश्मीरी से। अगला सवाल कह रहा है, आगा हश्र के ड्रामों के नाम लिखें। आगा हश्र के ड्रामों के नाम, तो एक है सिल्वर किंग और एक है रुस्तुम व सोहराब। सिल्वर किंग, रुस्तुम व सोहराब। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है, ड्रामा की तकमील का लाजमी अंसर क्या है? यानी कि ड्रामा कराने के लिए जो लाजमी चीज़ है वो क्या है? तो उसके लिए स्टेज का होना ज़रूरी है। बिना स्टेज का ड्रामा मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए ड्रामा की तकमील के लिए लाजमी जो चीज़ है, आंसर है, वो है स्टेज, यानी स्टेज का होना लाजमी है।